नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए विद्यालय विषय हिंदी है, सामाजिक है, विज्ञान है, यहाँ से साथ ही रीति विज्ञान मतलब जो आपके शिक्षण विद्या है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, इन सभी से 40 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का पेपर लेकर आया हूँ जो कि दोनों लेवल के लिए है। देखिए, विद्यालय विशेष शैक्षणिक रीति विज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है कंबाइंड, प्रत्येक टेस्ट में 40 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों लेवल के लिए, और आज हम इसके छठे टेस्ट को हल करने वाले हैं साथियों। तो आज का ये सेकंड वीडियो है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया वीडियो आने में क्योंकि पहला वीडियो ही लगभग 12:30 पौने 1 के लगभग आया था साथियों। तो अब ये आज का दूसरा वीडियो है। चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 1। देखो, पहला जो प्रश्न है, अभी हम शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, फिर शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे, फिर विद्यालय विषय के प्रश्न आएंगे साथियों। तो प्रश्न संख्या 1 शिक्षा मनोविज्ञान का है प्रश्न। उस अधिगम को क्या कहते हैं जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सकारात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन और संक्रियावाद। तो पहले प्रश्न का आंसर देखो, वह अधिगम जिसमें जो ऐच्छिक अनुक्रिया मतलब जो अनुक्रिया हम अपनी इच्छा से करते हैं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है। हम अनुक्रिया तो अपने मन से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आ रहा है उसके अनुसार वो होगी साथियों। तो ऐसा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है बीएफ स्किनर का, उसमें ऐसा होता है। जैसे हमारी इच्छा है कि जैसे उसमें क्या किया जाता है कि चूहा खुद वहां पर एक बार बटन दबाएगा, उसके बाद उसको भोजन मिलेगा। तो क्रिया पहले कर रहा है और भोजन बाद में मिल रहा है। अगर जो भोजन ही नहीं मिलेगा तो पूरी वो क्रिया करना बंद कर देगा। मतलब ऐच्छिक अनुक्रियाएं भी परिणामों द्वारा नियंत्रित किसमें होती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। तो पहला विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक तथा संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है। अनुकरण है वो, मॉडलिंग है, संज्ञानवाद है या समूह परीक्षण है? तो भाई सामाजिक अधिगम में एक प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा दूसरों का प्रेक्षण कर रहा है, उनको देख रहा है, उसका देख करके अवलोकन करके उसका अनुकरण कर रहा है और उसके बाद वो सामाजिक या संज्ञानात्मक व्यवहार सीख रहा है साथियों। तो ऐसी प्रक्रिया को मॉडलिंग के नाम से जाना जाता है मित्रों, याद रखिएगा इसको। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है आपके, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक पक्ष जिसमें यह विश्वास की निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण होते हैं और वे कार्य करने में भी सक्षम होते हैं कहलाता है? आत्म केंद्रिता, वस्तु स्थायित्व, जीववाद या अमूर्त चिंतन? तो तीसरे प्रश्न में देखो, क्या विश्वास किया जा रहा है कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन जैसे गुण होते हैं? मतलब जो चीजें निर्जीव है उसमें भी जीवन है, ऐसा अगर ऐसी सोच अगर आ रही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, मतलब 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में, तो साथियों इसी को जीववाद कहा जाता है। जैसे जो बच्चे 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होते हैं, अगर उनके किसी चीज से जैसे मान लीजिए कि भाई वो चल रहे पत्थर से उनके चोट लग गई तो पत्थर को मारने लग जाते हैं, तो मतलब वो मानते हैं कि भाई इसने मुझे मारा है तो मैं भी इसको मारूंगा, उसमें भी वो जीवन देखता है। तो इसी को जीववाद के नाम से जाना जाता है। तीसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को साथियों, आपके चौथा प्रश्न है या आपके तीसरे प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। क्लियर है सभी के? चौथा प्रश्न है, केंद्र से बाहर की दिशा का पेशीय विकास कहलाता है? निकटता सिद्धांत, सिर पदाभिमुख सिद्धांत, समीप दूरभिमुखी सिद्धांत और सेतु या पोंस? तो केंद्र से बाहर की दिशा का पेशीय विकास किस तरफ से हो रहा है? केंद्र से बाहर की ओर। तो इस सिद्धांत को समीप दूराभिमुखी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है साथियों। जबकि सिर पदाभिमुखी सिद्धांत क्या कहता है कि भाई जो विकास है ये सिर से पैरों की ओर होता है। तो यहाँ थर्ड विकल्प यहाँ पर भी आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न, विकास के संदर्भ में सत्य कथन है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है और विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। ये 4 कथन हैं। अब आपको ये देखना है कि केवल अ ब द सही है, केवल अ ब सही है, केवल अ ब स सही है और अ ब स द सभी सही है। तो साथियों अगर देखें 5वें प्रश्न में,
तो भाई जीवन पर्यंत चलता है बिल्कुल, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास होता रहता है। लचीला भी होता है, संशोधन योग्य भी होता है, ऐतिहासिक दशाओं से भी ये प्रभावित होता है और प्रत्येक अवस्था के इसके अपने खतरे भी होते हैं, किसके? विकास के। तो अ ब स द चारों ही कथन सत्य है। तो आपके पांचवें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पांचवें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, ठीक है। छठा प्रश्न, शक्ति अभिप्रेरक के बारे में किसने बताया? मैस्लो, जेम्स लेंगे, डेविड मैकलैंड और आसुवेल। साथियों छठे प्रश्न का आंसर बताइए। मैंने ऐप पर सुबह स्टडी विद पीएन लौदा जो एप्लीकेशन है, जिसका डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 13 पूरे 150 प्रश्नों का। लेवल 2 एसएसटी सामाजिक वालों के लिए मैराथन पेपर नंबर 10 पूरे 150 प्रश्नों का। लेवल 2 हिंदी वालों के लिए मैराथन पेपर नंबर 11 पूरे 150 प्रश्नों का साथियों 149 वाले कोर्स में डाल दिया है, जिसपे 260 प्लस टेस्ट डले हुए हैं। आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो ये पिछले टेस्ट भी आपको मिलेंगे, जो कि लास्ट टाइम में एग्जाम की बेस्ट तैयारी के लिए आपके लिए बेहद उपयोगी विकल्प है साथियों। छठे प्रश्न का आंसर देखें तो शक्ति अभिप्रेरक के बारे में किसने बताया? डेविड मैकलैंड ने बताया साथियों। जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है वही वाला है ये, ठीक है। थर्ड विकल्प आपके छठे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा मैस्लो द्वारा आवश्यकता पदानुक्रम में नहीं बताया है? दैहिक आवश्यकता, व्यक्तिवाद या समूहवाद, स्नेह व संबद्धता और आत्मसिद्धि। तो मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता साथियों, और बीच में एक प्रेम की आवश्यकता इन्होंने बताई है। तो ये जो 5 आवश्यकता बताई है, स्नेह और संबद्धता बताई है, आत्मसिद्धि बताई है और दैहिक आवश्यकता भी बताई है। लेकिन व्यक्तिवाद व समूहवाद इन्होंने मैस्लो ने नहीं बताया है अपने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में। तो सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 को, हिप्पोक्रेट्स ने शारीरिक द्रव्य के आधार पर कौन सा प्रकार नहीं बताया है? कप, पीला, सफेद और रक्त। तो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा जो शारीरिक द्रव्य के आधार पर प्रकार बताए हैं, कप प्रकार भी बताया है, पीला भी और रक्त भी, लेकिन हिप्पोक्रेट्स ने शारीरिक द्रव्य के आधार पर सफेद प्रकार जैसा कोई उल्लेख नहीं किया है। तो 8वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9, निष्क्रिय, शांत, सतर्क और आत्म केंद्रित, साथ ही लज्जालु तथा संकोचशील जैसे लक्षण हेंस आइंजैक के किस प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता है? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, तंत्रिकातापिता और सामाजिकता। तो हेंस आइंजैक ने जो व्यक्तित्व बताए हैं, जैसे बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, तंत्रिकातापिता, सामाजिकता, साथियों इनमें एक व्यक्ति के अंदर जैसे निष्क्रिय रहता है, थोड़ा शांत स्वभाव का है लेकिन सतर्क है, आत्म केंद्रित है, खुद पर ही केंद्रित है, लज्जालु है, थोड़ा शर्माता भी है, संकोच उसके मन में रहता है। तो ऐसे लक्षण हेंस आइंजैक ने अंतर्मुखता व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल किए साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, 70 से 79 बुद्धि लब्धि के अंतर्गत किसे रखा जाता है? औसत बालक को, बौद्धिक रूप से अशक्त, सीमावर्ती और निम्न औसत। तो 70 से 79 जिसकी आईक्यू है साथियों, उसको हम औसत नहीं कह सकते, क्योंकि औसत तो 90 से 110 के बीच रहता है, ठीक है। बौद्धिक रूप से वो पूर्ण रूप से अशक्त भी आप उसको नहीं कह सकते हो, तो ये भी गलत। सीमावर्ती या निम्न औसत, भाई निम्न औसत की जो आईक्यू है ये 80 से 89 होती है, अतः उसको हम 70 से 79 को किस में रखेंगे? सीमावर्ती में रखेंगे। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर रहेगा साथियों। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। अहम का कार्य है नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इदम आदर्शवादिता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना, अतृप्त इच्छाओं का भंडारण करना और हमारी सहानुभूति की प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों की परवाह किए बगैर तृप्ति करना। तो देखो, इदम, अहम, पराहम, नाम अच्छी तरह से तीनों का सुन रखा होगा। अतृप्त इच्छाओं का भंडारण इदम में होता है, अहम में नहीं होता है, तो ये गलत। नैतिक आचार संहिता निर्धारित करने का कार्य पराहम करता है, ये भी गलत। दूसरा या चौथा साथियों, जो हमारी सहानुभूति की प्रवृत्तियां होती है, इनकी सामाजिक मानकों की परवाह किए बगैर तृप्ति करना, ये भी इदम का कार्य है। तो तीसरा चौथा इदम का कार्य है, पहला पराहम का कार्य है और दूसरा इदम और आदर्शवादिता के बीच में समन्वय की भूमिका निभाना किसका कार्य है? अहम का कार्य है। तो दूसरा विकल्प जो है आपकी प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो प्रश्न नंबर 12, अभी हमने मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के 11 प्रश्नों को हल किया है। अब हम शिक्षण विधियों के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है साथियों। तो चलिए शिक्षण विधियों का पहला मतलब इस टेस्ट का 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 12 है, प्राप्य उद्देश्य वह शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें मापन किया जा सकता है, मापन नहीं किया जा सकता, वर्गीकरण में सहायक नहीं होते और मानव व्यवहार में झलकते हैं। तो प्राप्य उद्देश्य होते हैं जैसे ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक। साथियों, इन उद्देश्यों का आप मापन कर सकते हो। मापन नहीं किया जा सकता वो प्राप्य उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं होता है। तो 12वें प्रश्न में आपके विकल्प नंबर जो 1 है, प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर है। साथियों, 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में क्या है आपके, निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना और सूत्र का प्रयोग करना। तो जो इनमें से निगमन विधि का उपयोग है वो 13वें प्रश्न में देखना है। भाई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानसिक क्षमता बढ़ाना और सूत्र की स्थापना करना, ये तीनों ही निगमन विधि में नहीं आते हैं, बल्कि ये तीनों ही आगमन विधि के उपयोग है। ठीक है, तो आपके चौथा विकल्प जो है सूत्र का प्रयोग करना, ये बिल्कुल एक निगमन विधि के प्रयोग में या उपयोग में आता है। साथियों, चौथा विकल्प आपके 13वें प्रश्न का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो साथियों, प्रश्न संख्या 14 है आपके, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणना कर सकेगा, निष्कर्ष निकाल सकेगा, गणितीय आकृतियां बना सकेगा और समस्या समाधान कर सकेगा। तो जो कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण आपको जिस विकल्प में लगता है वो आपको 14वें प्रश्न में देखना है। साथियों, निष्कर्ष निकालना, गणना करना और समस्या समाधान करना, इन तीनों को ही कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं रखा जाता है। कौशलात्मक उद्देश्य में तो आकृतियां बनाना, ये चीजें आती है, मानचित्र बनाना। साथियों, ये गणितीय आकृतियां बना सकेगा, ये बिल्कुल कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण के उदाहरण में आता है। तो थर्ड विकल्प आपके 14वें प्रश्न का आंसर होगा। साथियों, प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या है, उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में अंतर होता है उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का और उक्त में से कोई भी नहीं। तो उक्त में से कोई नहीं मैंने बता रखा है कि आपका आंसर होता नहीं। उपलब्धि परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि बालक ने निश्चित समय में कितना ज्ञान ग्रहण किया है। ठीक है, ये उपलब्धि परीक्षण में देखा जाता है। जबकि नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि भाई बालक किन किन चीजों में कमजोर है, वो नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य होता है। अतः उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में उद्देश्यों का अंतर होता है। विकल्प 1 आपके 15वें प्रश्न का आंसर है। साथियों, 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से और सीखने की क्रियाओं से। तो जो मूल्यांकन का निकटतम संबंध है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 16 में करना है। भाई, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, ताकि हमें ये पता चले कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, इस चीज के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। साथियों, अतः मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, उद्देश्यों से होता है। बिल्कुल यहाँ पर भी उद्देश्यों से ही आंसर आपका सही रहेगा। 16वें प्रश्न में भी थर्ड विकल्प आपका आंसर है। साथियों, 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17 है आपके, सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द किस विद्वान द्वारा प्रयोग किया गया, किलपेट्रिक के द्वारा, रिचर्ड्स महोदय के द्वारा, गिलबर्ट के द्वारा या B.F. स्किनर के द्वारा। तो सबसे पहले जिसने प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया उनका नाम आपको प्रश्न संख्या 17 में देखना है। मित्रों देखो, किलपेट्रिक प्रोजेक्ट या परियोजना विधि के जनक है, लेकिन प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया साथियों, रिचर्ड्स महोदय के द्वारा प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या है, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, वह किस प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति दर्शाता है, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य दर्शाता है, अभिरुच्यात्मक, प्रशंसा या ज्ञानोपयोग। तो बालक के द्वारा क्या किया जा रहा है, सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले रहा है कि यार ये चीज ऐसा ऐसा होता है और इसका सही डिसीजन ले रहा है सोचने विचारने के बाद। तो उसको आप उसकी अभिरुचि नहीं कह सकते, प्रशंसा नहीं कह सकते, अभिवृत्ति या ज्ञानोपयोग। साथियों, इसी को अभिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपके 18वें प्रश्न का सही आंसर होगा। साथियों, नेक्स्ट 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे, शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया, करके सीखना, निरीक्षण से सीखना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखो, सुनो और समझो। तो मित्रों, जो शिक्षण की प्रयोगशाला विधि है उसमें जिस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया वो सिद्धांत आपको 19वें प्रश्न में देखना है। भाई, प्रयोगशाला विधि में बालक करके भी सीखता है, देखता भी है चीजों को, स्थूल से सूक्ष्म की ओर वो जाता है, लेकिन देखो, सुनो और समझो इसका संबंध कहीं से कहीं तक प्रयोगशाला विधि से नहीं है, बल्कि देखो, सुनो और समझो का जो सिद्धांत है ये किसका है साथियों, प्रयोग प्रदर्शन का है। ये किसका है, प्रयोग
प्रदर्शन का ये सिद्धांत है। तो आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा फिर प्रश्न संख्या 19 में? जो विकल्प नंबर 4 है ये आपके बिल्कुल सही आंसर रहेगा साथियों 19वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं कर रखा है, 10,000 प्लस बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है और 4-5 हज़ार बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है साथियों। तो लास्ट समय में बेहद उपयोगी तैयारी आपकी इससे हो सकती है, ऐप को भी डाउनलोड जरूर करिएगा। 20वां प्रश्न है, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें निहित विभेदनशीलता, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। तो परीक्षण जिस उद्देश्य का मापन कर रहा है जिसकी पूर्ति के लिए उसकी रचना की गई है, ऐसे जो परीक्षण है वैध परीक्षण कहलाता है, और मूल्यांकन की ये विशेषता वैधता कहलाती है साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। चलिए 21 को देखेंगे। देखो विद्यालय विषय चालू हो चुके हैं। अभी तक हमने 20 प्रश्नों को हल किया है, जिसमें मनोविज्ञान के 11 प्रश्न और शिक्षण विधियों के 9 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब विद्यालय विषय के अंतर्गत हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे साथियों। तो 21 को देखिएगा। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वाल्मीकि, ब्रह्मा, चिन्ह और चमत्कारिक। तो देखो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है, गलत शब्द है, वो आपको 21 में देखना है। भाई चिन्ह शब्द भी सही है, वाल्मीकि शब्द भी सही है, चमत्कार प्लस एक चमत्कारिक भी सही है, लेकिन ब्रह्मा शब्द इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। ये मैं तो इधर आता है साथियों, है आधा आता है इसमें। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है 21वें प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 22वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 22 में क्या है? प्रश्न संख्या 22 से स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित असत्य कथन है। दया स्त्रीलिंग, मान्यता स्त्रीलिंग, इलाज स्त्रीलिंग, गरीबी स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित जो कथन आपको, जो विकल्प आपको गलत लगे, असत्य लगे, वो 22 में देखिएगा। भाई दया कैसी होती है? अच्छी होती है, तो मतलब स्त्रीलिंग। मान्यता कैसी होती है? अच्छी होती है, तो स्त्रीलिंग। गरीबी कैसी होती है? अच्छी होती है, तो स्त्रीलिंग। और इलाज अच्छी होती है क्या? नहीं, इलाज तो अच्छा होता है, तो फिर हम इसको किस में रखेंगे? पुल्लिंग में रखेंगे। मतलब यहाँ 22वें प्रश्न में आपके जो थर्ड विकल्प है आपका आंसर होगा साथियों। 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में है आपके, देहलता शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय। तो देहलता साथियों, देहलता शब्द जो है बिल्कुल इसमें समास की बात करें तो द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास नहीं है, बल्कि देहलता शब्द कर्मधारय के अंतर्गत आता है। फोर्थ विकल्प आपके 23 का आंसर है साथियों। नेक्स्ट 24 की तरफ बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न है आपके, निम्न में से संज्ञा से बना विशेषण है? घुमक्कड़, अड़ियल, सड़ियल और ईर्ष्यावान। तो जो संज्ञा से बना विशेषण है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 24 में करना है। भाई घुमक्कड़ शब्द का निर्माण घूमना से हुआ है, अड़ियल शब्द का निर्माण अड़ियल का अड़ना से हुआ है, सड़ियल का सड़ना से हुआ है। तो ये तीनों ही शब्द संज्ञा नहीं है, बल्कि ईर्ष्यावान शब्द का निर्माण किससे हुआ है? ईर्ष्या से हुआ है। और ईर्ष्या में भाववाचक संज्ञा है साथियों, जिससे ईर्ष्यावान शब्द बना है। तो बिल्कुल ईर्ष्यावान शब्द यहाँ संज्ञा से बना विशेषण है। 24 में आपके चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, सभी शब्द शुद्ध किस विकल्प में है? भगीरथ, केकई, मुमूर्ष, अहोरात्रि, तदनुकूल, अहल्या, पड़ोसी, रुपया और क्षिति, और ज्योत्स्ना, अपराहन और प्रज्वलित। तो इनमें से जिस विकल्प के सभी शब्द आपको शुद्ध लगे उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 25 में करना है। भाई रुपया ऐसे नहीं लगते, रुपये में बड़ा ओ की मात्रा नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। अहोरात्रि, तदनुकूल और अहल्या, यहाँ पर भी साथियों अहोरात्रि जो शब्द है तदनुकूल, तत् प्लस अनुकूल, ये तो ठीक है। अहल्या शब्द यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भागीरथ, भगीरथ प्लस ई, भगीरथ तो सही है, ठीक है। मुमूर्ष शब्द यहाँ गलत है, तो पहला भी गलत। चौथा देखते हैं, ज्योत्स्ना ऐसे लिखते हैं, अपराहन ऐसे लिखते हैं और प्रज्वलित ऐसे लिखते हैं। तो 25 में आपके जो फोर्थ विकल्प है आपका आंसर होगा साथियों। 26 की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन से विकल्प में लोकोक्ति नहीं है? कालाक्षर बेस बराबर, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, अंधी पीसे कुत्ता खाए, कागज की नाव होना। तो मित्रों जिस विकल्प में आपको लोकोक्ति नहीं लगती है वो कौन सा विकल्प है? भाई कालाक्षर बेस बराबर भी लोकोक्ति है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, कि भाई माया और राम दोनों को प्राप्त करना चाहते थे लेकिन कोई नहीं मिला। अंधी पीसे कुत्ता खाए, ये भी एक लोकोक्ति है, लेकिन कागज की नाव होना ये लोकोक्ति नहीं है। कागज की नाव होना तो क्या है? एक मुहावरा है साथियों, मुहावरे का उदाहरण है ये, इसलिए आपके 26 में फोर्थ विकल्प आपका आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा उठना, हवा में उड़ जाना और बहुत प्रतिष्ठित होना। तो हवा से बातें करना हवा में उड़ जाना नहीं होगा। चौथा, दूसरा या पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों ये मुहावरा है। और 27 का आंसर देखते हैं। 27वें में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो हवा से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा उठना, ये इसका बिल्कुल सही अर्थ निकलता है साथियों मुहावरे का। सेकंड विकल्प आपके 27 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। देखो अभी हम हिंदी के प्रश्नों को कर रहे थे और अब हम विज्ञान के प्रश्नों को करेंगे। भाई हमने 11 प्रश्न साइकोलॉजी के किए, 9 प्रश्न हमने साथियों विधियों के लिए और 7 प्रश्न हमने हिंदी के किए। तो 11, 9, 20 और 27 प्रश्नों को अभी तक हम हल कर चुके हैं 20 मिनट में। अब 28वां प्रश्न जो है ये विद्यालय विषय के अंतर्गत विज्ञान का प्रश्न है साथियों। देखिएगा 28वें प्रश्न को। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? फिनाइल आइसोसाइनाइड, एसिटिलीन, एथिलीन और मिथाइल आइसोसाइनाइड। साथियों देखो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी इसमें अगर बात करें जिस गैस का उसका उत्सर्जन हुआ था जिसके कारण कई लोगों की जाने गई थी साथियों, तो वो उस गैस का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। बिल्कुल चौथा विकल्प आपके 28 में सही है। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना कि 40 में से माइनस मार्किंग करने के बाद कितने प्रश्नों को आपने सही किया है और कहीं किसी प्रश्न में कोई त्रुटि लगे, हालांकि लगेगी नहीं, लेकिन बाई चांस 40 में से एक आध प्रश्न को ऐसा लगे कि यार इसका शायद ये होना चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 29वां प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में होता है? इमली में होता है, दूध में होता है, सेब में होता है या नींबू में होता है? तो साथियों सिट्रिक अम्ल की बात की जा रही है, लेकिन कैसे? मुक्त रूप से। तो सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से इनमें से दूध, इमली या सेब में नहीं पाया जाता है, बल्कि सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से नींबू में पाया जाता है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके 29 का सही आंसर है। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 है आपके। नीले लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नहीं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। गलत हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, क्षार, लवण और कोई नहीं। तो कोई नहीं को यहाँ से हटा दीजिए। मैं वापस बोल रहा हूँ, या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ऐसा मैंने लिखा था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है। तो देखो अगर बात करें तो एक शब्द आता है अनिल। क्या आता है? अनिल। अनिल का मतलब होता है ऐसे बनता है अम्ल, नी से मतलब नीला और ल से मतलब लाल, मतलब अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है साथियों। तो बिल्कुल आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? यहाँ पर अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो विकल्प नंबर जो आपका 1 है प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है मित्रों। नेक्स्ट 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके 31 है, हीरा चमकता है, क्यों चमकता है हीरा? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और परकिरण के कारण। तो हीरे का चमकना एक किसका उदाहरण है? 31वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। विकल्प नंबर 3 आपके 31वें प्रश्न का आंसर होगा। 32वें प्रश्न को देखते हैं। 32 है आपके, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? लीवर है, नर्व सेल है, किडनी सेल है और मसल सेल है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका प्रश्न संख्या 32 में पूछी गई है। और साथियों 32वें प्रश्न का आंसर कौन सा रहेगा? लीवर, किडनी सेल, मसल सेल या नर्व सेल? तो भाई मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है नर्व सेल। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है साथियों। 33वां प्रश्न देखेंगे। सेल शब्द किसने दिया? ल्यूवेन हुक के द्वारा सेल शब्द दिया गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल शब्द दिया गया, फ्लेमिंग के द्वारा सेल शब्द दिया गया या रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सेल शब्द दिया गया। 33वें प्रश्न का आंसर बताना है साथियों। प्रश्न संख्या 33 का आंसर देखते हैं। तो भाई रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल शब्द दिया गया था साथियों। सेल का मतलब किससे लिया जाता है? कोशिका से लिया जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके 33वें प्रश्न का आंसर है। 34वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 34 है आपके, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? हाइगेन ने, ब्रोगली ने, मैक्स प्लांक ने और न्यूटन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइंस से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है इनमें से किसके द्वारा दिया गया है साथियों? तो 34 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो विकल्प नंबर 3 है, मैक्स प्लांक के द्वारा ही मित्रों प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। थर्ड विकल्प आपके 34वें प्रश्न का आंसर है। अब बढ़ेंगे 35वें प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 35। देखो अब ये देखो विज्ञान के प्रश्न 28 से लेकर के 34 तक के जो प्रश्न 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 टोटल 7 प्रश्नों को हमने विज्ञान के प्रश्नों को हल किया है। अब साथियों विद्यालय विषय के अंतर्गत सामाजिक के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 35 में क्या है आपके देख लेते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और सामवेद में। तो राजस्थान के जो क्षेत्र है इनका जो प्राचीनतम नाम है साथियों, हमें जिस वेद में देखने को मिल जाता है उस वेद का नाम क्या है मित्रों? ऋग्वेद। बिल्कुल ऋग्वेद में हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। तो सेकंड विकल्प आपके 35वें प्रश्न का आंसर होगा। सामाजिक का दूसरा प्रश्न मतलब आज के इस टेस्ट का 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा रचित एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1829 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में और 1826 ईस्वी में। तो भाई एक पुस्तक जिसका जो लेखन है किनके द्वारा किया गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। साथियों पुस्तक का नाम क्या है? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था वो प्रकाशन वर्ष कौन सा है साथियों? सन 1829 ईस्वी में ही कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज का प्रकाशन हुआ था। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन हुआ था। तो विकल्प एक आपके 36 का सही आंसर है। नेक्स्ट 37 की ओर बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न है मित्रों आपके। मुगल काल में नस्क क्या था? भूमि के नाप की एक इकाई थी, भू लगान निर्धारण की एक विधि थी, जमींदार क्षेत्र था और कर रहित भूमि अनुदान था। तो मुगल काल से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। लेवल 1 लेवल 2 दोनों लेवल में है ये टॉपिक। देखो 37वां प्रश्न अगर हम देखें तो मुगल काल में नस्क क्या था साथियों? भू लगान निर्धारण की एक विधि थी क्या? नस्क। विकल्प नंबर 2 आपके 37 का आंसर है। नेक्स्ट 38 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। तो 38वां प्रश्न है आपके। इनमें से कौन सा, अरे यार टाइपिंग मिस्टेक है ये, कौन सा कथन सत्य है? जो कथन आपको सत्य लगे उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 38 में करना है। पहला विकल्प है भारत एकात्मक राज्य है, दूसरा है भारत एक संघात्मक राज्य है, तीसरा है भारत राज्यों का संघ है और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो कथन आपको यहाँ पर सत्य लगे प्रश्न संख्या 38 में, यहाँ कथन लिखा था मैंने पहले भी बोल दिया ये चीज, ठीक है। तो भाई देखो इन तीनों विकल्प, भाई चौथा तो आप हटा दो, इनमें से जो कथन आपको सत्य लगे तो क्या है? भारत एकात्मक राज्य नहीं है बल्कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है मित्रों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर है। अब सेकंड लास्ट मतलब 39वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 39 में क्या पूछ रहा है आपसे? किलिमंजारो नामक पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है? तो एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? किलिमंजारो। और ये किलिमंजारो नामक जो पर्वत है मित्रों ये आपके कौन से महाद्वीप में स्थित है? जो अफ्रीका महाद्वीप है, बिल्कुल इसी में किलिमंजारो नामक पर्वत स्थित है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 40वां प्रश्न देखेंगे और आपके ये जो छठा टेस्ट है विद्यालय विषय साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो चलिए अंतिम और 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अंतिम और 40वां प्रश्न है आपके। राजस्थान में प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ स्थापित किया गया था? गंगानगर में, सूरतगढ़ में, सीतापुरा में और नवलगढ़ में। तो प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म की बात प्रश्न नंबर 40 में पूछ रहा है। देखो मात्र 29, अभी तो 29 मिनट भी पूरे नहीं हुए, पूरे 40 प्रश्नों को हमने हल किया है। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों, और कम से कम एक जगह वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो देखो राजस्थान में जो प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म स्थित है वो आपके सूरतगढ़ में स्थापित किया गया था। और सूरतगढ़ कहाँ पर स्थित है? आपके गंगानगर में। भाई देखो अगर गंगानगर विकल्प में है और सूरतगढ़ भी विकल्प में है तो सूरतगढ़ आपका आंसर होगा, लेकिन सूरतगढ़ नहीं है और गंगानगर है तो फिर गंगानगर आंसर होगा। दोनों होने पर सूरतगढ़ को आपको सही करना है इस प्रश्न में। विकल्प नंबर 2 आपके 40वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। ये कंप्लीट होता है आज का टेस्ट। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में मित्रों।